हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को एक बहुत छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है यूनिट 1 का, वो सीखना है। और वो है क्या? इक्विलिब्रियम कंडीशंस सबमर्ज्ड बॉडी के लिए और फ्लोटिंग बॉडी के लिए। तो सबमर्ज्ड बॉडी का मतलब है जब पूरी बॉडी वाटर लेवल, मतलब जो लिक्विड का सरफेस है उस पर डूबी हुई होती है, पूरा वॉल्यूम जो है वो लिक्विड के अंदर होता है, फ्लूइड के अंदर होता है, तो इसे हम लोग सबमर्ज्ड बॉडी बोलते हैं। जैसे कि हमारा खुद का बॉडी जो हमारे चारों ओर एयर है उसमें सबमर्ज है, ठीक है, हम ऐसा समझ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो तीन इक्विलिब्रियम कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? ये जो अभी हम बात बोल रहे हैं ये एक जनरल बात है, मतलब चाहे वो बॉडी सबमर्ज हो चाहे वो बॉडी फ्लोटिंग हो, दोनों ही केसेस में तीन इक्विलिब्रियम केसेस होते हैं: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि कोई भी बॉडी है उसमें हमने थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोगों ने जब आप लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ी होगी तब आप लोगों को ये बात बताई होगी कि कितने तरीके के डिस्प्लेसमेंट होते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट होते हैं ना। तो उसमें हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो जब हम किसी बॉडी पे थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो फिर अगर वो बॉडी अपनी प्रीवियस लोकेशन पर या प्रीवियस कंडीशन पर लौट आती है तो इस तरीके के केस को हम लोग बोलते हैं, इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दें और बॉडी अपनी प्रीवियस लोकेशन पर ना लौट पाए तो ये कंडीशन हो जाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। और अगर बॉडी पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगाने पर कुछ इफ़ेक्ट ही ना पड़े, बॉडी अपनी ही जगह पर रहे, तो इस तरीके के केस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये तीनों कंडीशंस, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये तीनों जो मैंने डिफिनीशंस बताई कि अगर हम बॉडी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दें और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अचीव कर लेता है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये वैलिड है सबमर्ज बॉडी के लिए भी और फ्लोटिंग बॉडी के लिए भी। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया लेकिन बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन पर लौट नहीं पाई, वो किसी दूसरी पोजीशन पर रह गई, तो इसे हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जब कोई इफेक्ट ही ना पड़े बॉडी पर। तो अब ये सभी कंडीशंस जो मैंने या जो सिचुएशंस हमने बताई हैं इसे हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस बोलते हैं। तो जो सिचुएशन हमने बताई, ये सिचुएशन हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी बॉडी में किस तरीके का इक्विलिब्रियम अवेलेबल है? तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस बताई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे सबमर्ज बॉडी को। सबमर्ज बॉडी क्या होता है? जब किसी भी बॉडी का पूरा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर होता है, तरीके के केस को हम लोग बोलते हैं सबमर्ज्ड बॉडी का केस है वो। तो जब सबमर्ज्ड बॉडी है तो जरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी, इनकी लोकेशन कैसी होगी ये हम लोग बात करते हैं। बॉडी जो है, सपोज ये वाटर लेवल है और बॉडी कुछ ऐसे अंदर ऐसे इसके नीचे है, तो होगा क्या, इस बॉडी का जो सीजी है, मान लीजिए हमने यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक है, अब इस पे सेंटर ऑफ बायंसी कहाँ पर होगा? तो सेंटर ऑफ बायंसी, अगर ये बॉडी फ्लोट होती तो ऑब्वियस इसका जो सेंटर ऑफ बायंसी होता वो क्या होता? जी के नीचे होता, सेंटर ऑफ बायंसी नीचे होता जी के। लेकिन ये चूंकि सबमर्ज है और
बॉडी का वेट जो है, बॉडी ने क्या किया, कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर हटाया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हटाया है और उसकी जगह पर खुद आ गया है। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर हटाया है इस बॉडी ने, इसका जो सीजी होगा, उस वाटर का जो सीजी होगा वो ही सेंटर ऑफ वायंसी को रिप्रेजेंट करेगा। अब चूंकि वॉल्यूम एक बार एक बॉडी जब सबमर्ज हो जाती है तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर उसने हटा दिया वो अलग नहीं होगा, वो डिफरेंट नहीं हो पाएगा, वो उतना ही रहेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो उसने डिस्प्लेस किया। तो जब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी चेंज नहीं हो रहा तो मतलब उसका सेंटर ऑफ वायंसी, मतलब उस वाटर का सीजी भी चेंज नहीं होगा। जब उस वाटर का सीजी चेंज नहीं होगा मतलब सेंटर ऑफ वायंसी भी फिक्स होगा। तो मतलब जी और बी का जो पोजीशन है वो सबमर्ज्ड बॉडी के केस में सेम होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ वायंसी इन केस ऑफ कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी आर फिक्स्ड। इसीलिए फिक्स्ड होते हैं क्योंकि देखिए जी तो फिक्स होता ही है किसी भी बॉडी का, लेकिन बी पे क्या है कि जब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इसने डिस्प्लेस किया है वो चेंज नहीं हो रहा है तो सीधी बात है उसका भी सीजी नहीं चेंज होगा, तो यानी बी का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। तो अब जब बी और जी फिक्स्ड है तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। ये मान लीजिए ये जी है तो हो सकता है बी जो है वो नीचे हो जी के, या फिर हो सकता है बी जो है वो ऊपर हो, बी जो है वो ऊपर हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ मटेरियल क्या है, उस बात पर डिपेंड करेगा। तो तीन सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो बी जो है वो जी के नीचे होगा, या तो ऊपर होगा, और या तो बी और जी सेम पॉइंट पर होंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो तीन कंडीशंस होते हैं। अब इन तीनों कंडीशंस पे होगा क्या वो देखते हैं। सपोज कोई बॉडी है, ऐसे है, अब ये सबमर्ज है, इस चीज़ को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि अब की बार में हमने क्या किया, सेंटर ऑफ वायंसी को इस जगह माना और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे माना। मतलब कि सेंटर ऑफ वायंसी हुआ, जो सेंटर ऑफ वायंसी है वो है ऊपर यहाँ पर है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, नीचे है। अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड एक्ट करता है और सेंटर ऑफ वायंसी से फोर्स ऑफ वायंसी अपवर्ड एक्ट करता है। अगर हम इसी बॉडी में थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दें, अगर हम इसी बॉडी में थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दें तो अब देखिए नया पोजीशन, नया जो सिचुएशन होगा वो क्या होगा, बॉडी कुछ ऐसा हो जाएगी, टिल्ट हो गई बॉडी। ये इसका न्यूट्रल एक्स, ये इसका एक्सिस है, जो यहाँ पर ऐसे एक्सिस था अब वो एक्सिस ऐसे टिल्ट हो गया क्योंकि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जस्ट दिया, उसके जस्ट बाद का सिचुएशन। तो देखिए बी भी अपनी ही जगह पर रहेगा और जी भी अपनी ही जगह पर रहेगा। तो बी इधर है और जी इधर है। अब ज़रा ये देखिए कि फोर्सेस का क्या हुआ। जो फोर्स लग रहा था जी से डाउनवर्ड डायरेक्शन पर वेट लग रहा था और बी से फोर्स ऑफ वायंसी अपवर्ड लग रहा था। ये जो फोर्स ऑफ वायंसी और एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी लगा, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से देखिए ये एक कपल क्रिएट हुआ, ये ऐसा एक कपल क्रिएट हुआ, देख रहे हैं ये कपल क्रिएट हो रहा है। अब इस कपल का डायरेक्शन देखिए, इस कपल का डायरेक्शन है ये ऐसा डायरेक्शन है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज है। और ये जो हमने यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट दिया था वो कैसा था, क्लॉकवाइज था। तो मतलब जितना फोर्स इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगा उसको अपोज करता हुआ एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी एक मोमेंट लग गया। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोमेंट लगा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मोमेंट को अपोज करेगा और उस बॉडी को अपनी प्रीवियस कंडीशन में लेके आ जाएगा। तो यानी ये जो सिचुएशन हो गई वो किसकी हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम की हो गई। तो देखिए जो चीज़ मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर बना हुआ है। ये प्रीवियस कंडीशन थी बॉडी में, बी और जी फिक्स्ड पॉइंट्स हैं।
इसके बाद हमने क्या किया कि टिल्डिंग दी, देखिए क्लॉकवाइज टिल्डिंग दी, और ये जो लोडिंग ये जो इस पे फोर्सेस लगे उसकी वजह से क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया और बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ गई। यानी जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन, एक तो वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू फोर्स ऑफ वायंसी होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी जो मैंने पॉइंट आपको बताया वो क्या है कि पॉइंट बी इज अबव जी, पॉइंट बी इज अबव जी। मतलब अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो सबमर्ज्ड बॉडी है उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन बताइए, तो मतलब बी सेंटर ऑफ वायंसी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। अब बात कर लेते हैं इसकी W इक्वल टू एफ बी की, जो मैंने बात बोली उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए अगर क्या होगा, अगर वेट जो है, अगर मान लीजिए अगर ये कंडीशन जो ये है, जो ये सामने लिखा हुआ है कि वेट ऑफ बॉडी उस पर लगने वाले फोर्स ऑफ वायंसी के बराबर नहीं है, तब क्या होगा। अगर वेट ज़्यादा है, अगर वेट ज़्यादा है, फोर्स ऑफ वायंसी कम है, तो होगा क्या कि वेट ज़्यादा है तो मतलब वो डाउनवर्ड मूव करती चली जाएगी, बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मूव करती चली जाएगी और बॉडी क्या होगा, ऐसे जो कंटेनर है उसके ये बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाएगी। ठीक है, तो जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो वो भी उसमें इक्विलिब्रियम की कोई बात ही नहीं आती है फिर। ठीक है, वो तो नीचे जाके बैठ गई, जैसे नीडल होती है हमारी, नीडल अपनी वेट के बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाती है, मतलब उसमें फोर्स ऑफ वायंसी उसके वेट से कम लगता है, फोर्स उसका वेट ज़्यादा होता है, तभी वो डाउनवर्ड जाकर नीचे चली जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो भी हमारा ये कंडीशन नहीं होगा। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि फोर्स ऑफ वायंसी ज़्यादा है और वेट ऑफ द बॉडी कम है, तो अगर ऐसा है तो क्या होगा कि जो बॉडी यहाँ है उस पर फोर्स ऑफ वायंसी ऊपर की साइड फोर्सेस ज़्यादा लगने लगेंगे, तो फोर्सेस ज़्यादा लगते लगते ऊपर बॉडी जो है वो क्या होगी, ऐसे क्या होगी, ऊपर की साइड ऐसे चली जाएगी। तो जब ऐसे चली जाएगी, ये कब तक ऊपर जाता रहेगा, जब तक कि जो उसका वेट है वो फोर्स ऑफ वायंसी के बराबर नहीं हो जाता, तब तक उसको ऊपर की साइड भेजती रहेगी। अगर ये पहुंचते पहुंचते फ्लोटिंग के केस में चला गया तो ये केस ही नहीं बचता फिर हमारे सबमर्ज्ड बॉडी का। तो यानी सीधी बात है कि जो हमारा वेट ऑफ द बॉडी है वो फोर्स ऑफ वायंसी के बराबर होना चाहिए। मतलब ये जो वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू फोर्स ऑफ वायंसी है वो एक्चुअल में किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं, बट वो सबमर्ज होने का कंडीशन है। ठीक है, वो सबमर्ज होने का कंडीशन है कि वेट ऑफ द बॉडी जो है वो फोर्स ऑफ वायंसी के बराबर होना चाहिए। तो ये W इक्वल टू एफ बी जो है वो सबमर्ज बॉडी होने का कंडीशन है। ठीक, तो उस सबमर्ज में स्टेबल होने का कंडीशन है कि बी जो है, बी पॉइंट जो है वो जी पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन जो है वो हमने देखा कि जो बॉडी था उसमें जो बी था वो ऊपर था और जी जो था वो नीचे था। अब अगर दूसरा कंडीशन होता है कि सपोज ऐसे कुछ बॉडी है, अब इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया, अब इस पे क्या हुआ, बी जो है वो ऊपर है और जी जो है वो नीचे है, तब क्या होगा, तब हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा। तो देखिए जी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट ऑफ द बॉडी एक्ट करेगा और ये कंडीशन तो जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस की। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं कि जब बॉडी जो है वो जी ऊपर हो जाए और बी जो है वो नीचे हो जाए, इस कंडीशन को देखते हैं। क्योंकि जो अभी कंडीशन हमने लोगों ने देखी थी वो कंडीशन बी ऊपर और जी नीचे की थी, तो अब हम लोग जी ऊपर और बी नीचे ये कंडीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये जी है और यहाँ पर मान लीजिए ये बी है, तो होगा क्या, देखिए जी से क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट करेगा और बी से क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एफ बी यानी फोर्स ऑफ वायंसी एक्ट करेगा। तो ये जो लोडिंग आपको, ये जो
क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर, ये देखिए ये इस लोडिंग की वजह से जो मोमेंट जनरेट होगा वो कैसा होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। और यहाँ पे देखिए जो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो भी क्या है, क्लॉकवाइज है। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमने क्लॉकवाइज दिया है। और इस कंडीशन की वजह से जब जी ऊपर है और बी नीचे है, इस कंडीशन की वजह से जो इंटरनल मोमेंट जनरेट हो रहे हैं वो भी क्लॉकवाइज है। अगर ऐसा है तो फिर बॉडी कभी अपनी प्रीवियस पोजीशन पर लौट ही नहीं पाएगी। कोई इसमें एंटी क्लॉकवाइज का कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो कैसे अपनी प्रीवियस पोजीशन पे लौट पाएगी। तो मतलब ये जो कंडीशन हो जाती है ये होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन। तो जो चीज़ मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया वो चीज़ देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है। तो ये कि जी जो है, जी पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऊपर होना चाहिए और सेंटर ऑफ वायंसी जो है वो नीचे होना चाहिए। ऐसा होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है। थर्ड केस जो है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर बी और जी सेम पॉइंट पे हो जाते हैं तो क्या होगा, उसी पॉइंट से डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, उसी पॉइंट से अपवर्ड फोर्स लगेगा, तो कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग ये जो केस जो हम इस केस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अगर समरी देखें तो टोटल 3 तरीके की इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं सबमर्ज बॉडी में। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए बी जो है वो ऊपर होना चाहिए, जी जो है वो नीचे होना चाहिए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जी ऊपर होना चाहिए, बी नीचे होना चाहिए। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए बी और जी जो है वो सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करने चाहिए। इसके अलावा सबमर्ज होने की जो कंडीशन है वो तीनों पे एप्लीकेबल होती है। और वो क्या होता है कि वेट ऑफ द बॉडी जो है वो उस पर लगने वाले फोर्स ऑफ बॉयंसी के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो कंडीशन हमें देखनी है वो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। तो फ्लोटिंग बॉडी क्या होता है कि जब ये सपोज लिक्विड का लेयर है, ये लिक्विड का लेयर है और इस पे जो है वो कोई ऑब्जेक्ट है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट सबमर्ज होता है और कुछ पार्ट लिक्विड के ऊपर होता है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि ऐसा जो बॉडी है वो क्या है, वो फ्लोटिंग बॉडी है। ठीक है। और इस केस के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले भी सॉल्व किए हैं। और इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी फ्लोट कर रही है, मतलब कि उस बॉडी ने अपने वेट के बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर, अपने वेट के बराबर वेट का वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर दिया है। मतलब उस बॉडी का वेट जो है वो इक्वल टू है जो वॉल्यूम, जो सबमर्ज वॉल्यूम है बॉडी का, उस वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर के वेट के बराबर। ठीक। तो ये कंडीशन तो हर जगह पर वैलिड होगी ही। सबमर्ज बॉडी की तरह इस पे भी 3 इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखिए जब हम लोग बात कर रहे थे सबमर्ज बॉडी की, तो सबमर्ज बॉडी की जो कंडीशन थी कि उसमें कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, ये बी और जी मतलब सेंटर ऑफ वायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की रिलेटिव पोजीशंस डिसाइड कर रही थी कि किस तरीके का इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन जब बात आती है फ्लोटिंग बॉडी की, तब जब बात आती है फ्लोटिंग बॉडी की, तब बी और जी जो है वो नहीं डिसाइड करती हैं पोजीशन। इसका रीज़न देखिए ये भी है कि देखिए जो वॉल्यूम है, मतलब फ्लोट कर रहा है, और जब हम लोग उस बॉडी पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो कुछ पार्ट बॉडी का वाटर के अंदर जाएगा, उस लिक्विड के अंदर जाएगा, कुछ पार्ट उसका उस लिक्विड के बाहर आएगा। तो इससे क्या होगा, बी जो है वो अपनी न्यू पोजीशन बी डैश को अचीव कर लेगा। तो सीधी बात है, जिस पॉइंट की पोजीशन डिसाइड नहीं है तो उस पॉइंट को बेस हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है। तो मतलब कि बी और जी की रिलेटिव पोजीशंस तो ये डिसाइड नहीं करेंगी, लेकिन इनडायरेक्टली बी और जी की पोजीशंस ही डिसाइड करती हैं।
यहाँ पर हम लोग एक नया टर्म लेते हैं मेटा सेंटर, जो कि आप लोग सीख चुके हैं पूरी तरीके से। तो मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दो पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशंस डिसाइड करती हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा। देखिए पहले तो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। सपोज़ ये वाटर लेयर है और इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा था, ये इसका एक्सिस था, इसमें कुछ हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया और जो नया पोजीशन बना उसको हम थोड़ा सा इनलार्ज करके बनाते हैं, उसको हम थोड़ा सा इनलार्ज करके बना देंगे क्योंकि हमें उसमें काफ़ी चीज़ें देखनी है। ठीक है, मान लीजिए ये, अब ये इसका ये न्यूट्रल एक्सिस था पहले सा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। अब चूंकि ये फ्लोटिंग है तो सेंटर ऑफ बायंसी जो है हम नीचे मान रहे हैं। ठीक है, अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ और बी जो है, बी ने अपना नया पोजीशन ले लिया, ये पोजीशन नया पोजीशन हो गया और मान लीजिए ये हो गया B1 हो गया या B डैश, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ठीक है, तो अब इस B डैश से जो वर्टिकल लाइन खींची जाएगी और ये जो पहले जो इनकी एक्सिस थी वो एक पॉइंट पे कट करेंगी और ये पॉइंट क्या होता है, मेटा सेंटर होता है। अब ये मेटा सेंटर जो है, इस मेटा सेंटर का लोकेशन G के ऊपर भी हो सकता है और G के नीचे भी हो सकता है। ठीक है, अभी जो आपके सामने डायग्राम बना उसमें क्या है कि जो मेटा सेंटर है वो G के ऊपर है, जो मेटा सेंटर है वो G के ऊपर है। ठीक है, सिचुएशन ऐसी भी हो सकती थी, देखिए हम वो डायग्राम भी आपके सामने बना देते हैं। सिचुएशन ऐसी भी बन सकती थी, ये मेटा सेंटर है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये B है, ये नया B बनेगा और ये वर्टिकल लाइन खींची गई और ये देखिए M और ये हुआ M यहाँ पर और ये हुआ G, ये हुआ G, ये हुआ M। इस सिचुएशन में G ऊपर है और M नीचे है, मतलब M और G का रिलेटिव पोजीशन देखें तो M और G में से कोई भी एक, मतलब हो सकता है M ऊपर हो G के या फिर G ऊपर हो M के या फिर G और M सेम पोजीशन पर हो। ठीक है, तो इनकी रिलेटिव पोजीशंस पे हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस को देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन लेते हैं जिसमें क्या है, M ऊपर है और G नीचे है। हम ये कंडीशन लेते हैं जिसमें M ऊपर है और G नीचे है। ये है आपका मेटा सेंटर, ये है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये है आपका फोर्स ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी, और ये है आपका न्यू सेंटर ऑफ बायंसी। ये है न्यू सेंटर ऑफ बायंसी, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये है आपका प्रीवियस सेंटर ऑफ बायंसी और ये है कटिंग पॉइंट मतलब मेटा सेंटर। अब इस पे जो फोर्सेस लगेंगे ज़रा उन्हें देख लें। तो G से जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, वो लगेगा ऐसे डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, अब वेट के बराबर। अब जो फोर्स ऑफ बायंसी है, जो सेंटर ऑफ बायंसी है, उससे अपवर्ड साइड में फोर्स ऑफ बायंसी फोर्स भी लगेगा। अब चूंकि आपको ये बात पता है कि यहाँ पर वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू फोर्स ऑफ बायंसी के बराबर है, वो तभी तो फ्लोट कर रहा है, तो वो कंडीशन यहाँ पर वैलिड होगी। ठीक है, मतलब W इक्वल टू FB है, ये आपको पता ही है, वही वो कंडीशन ही होती है, तभी उन कंडीशन पे ही उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस देते हैं। बॉडी तब तक अपनी सिचुएशन डिसाइड नहीं करती जब तक वेट ऑफ अपने वेट के बराबर वेट ऑफ मतलब अपने वेट के बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर का वेट डिसाइड मतलब वेट हटा नहीं देती, तब तक वो क्या करेगी, वो ऊपर या नीचे जाती रहेगी। तो देखिए अब ये जो सिचुएशन है उसमें क्या है, M ऊपर है और G जो है वो नीचे दिख रहा है, मतलब मेटा सेंटर जो है वो ऊपर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, वो नीचे है। अब देखिए हमने क्लॉकवाइज यहाँ पर एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया था और ये जो कंडीशंस आपको दिखी, ये जो W और ये जो FB आपको दिखा, इसकी वजह से जो मोमेंट जनरेट हुआ वो देखिए वो कैसा हुआ, वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। मतलब ये मोमेंट लगा क्लॉकवाइज और ये मोमेंट लगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और अगर ये क्या करेगा, इसने तो क्लॉकवाइज लगा दिया लेकिन ये मोमेंट तुरंत ही इसको बॉडी को अपनी प्रीवियस कंडीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो ये कैसा, ये किस तरीके का इक्विलिब्रियम होता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है।
जब स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो मतलब इतनी चीज़ क्लियर है कि अगर मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होता है तो कंडीशन कौन सी होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला आप लोगों को डिराइव कराया था, तो उसमें भी हमने मेटा सेंटर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर माना था और फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ था, I/V माइनस का BG, ये फॉर्मूला डिराइव होकर आया था। तो देखिए अगर कंडीशन यही है, मतलब कि जो कंडीशन हमने मानी थी डेरिवेशन के टाइम पर कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऊपर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा, मेटा सेंटर ऊपर होगा, तो जो सिचुएशन हमने डेरिवेशन के टाइम पर मानी थी अगर वही सिचुएशन है तो GM का वैल्यू उसी तरह ही आएगा जो पहले लिया गया था। तो मतलब अगर जो सिचुएशन सामने दिख रही है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या होगा, GM का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब जो मेटासेंट्रिक हाइट जो आएगी वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं होती है, तब देखिए क्या होगा। अगर ये सिचुएशन नहीं है और बॉडी कुछ इस तरीके की है, ये इसका नॉर्मल एक्सिस है, यहाँ पर क्या है, ये G है, यहाँ पर क्या है, ये B है, नया सिचुएशन यहाँ पर बना B' यहाँ पर बना। अब ये B और ये G कट हुआ यहाँ पर और ये बना हमारा मेटा सेंटर। अब इस पे लगने वाले फोर्सेस को देखिए, तो G से क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वेट का, और इस B से क्या होगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा FB का, और ये जो मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। और हमने इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कैसा दिया हुआ है, क्लॉकवाइज दिया हुआ है। मतलब कि हमने डिस्प्लेसमेंट भी क्लॉकवाइज दिया और जो उसके इंटरनल जो फोर्सेस जो आए उस बॉडी पर वो भी क्लॉकवाइज आ गए। तो सीधी बात है, बॉडी कभी भी अपनी प्रीवियस कंडीशन पर लौट नहीं पाएगी। मतलब हमने तो उसको घुमाया भी क्लॉकवाइज और उस पर लगे फोर्सेस की वजह से वो और क्लॉकवाइज घूमती चली जा रही है। तो बॉडी कभी भी अपनी प्रीवियस कंडीशन पर लौट नहीं पाएगी। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते क्या हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इस कंडीशन को। अब इस कंडीशन में ज़रा देखिए तो मेटा सेंटर जो है, ये देखिए ये मेटा सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्या है, नीचे है। तो ये तो कंडीशन हमने मानी नहीं थी। तो अगर इस सिचुएशन में हम लोग GM निकालते हैं, मतलब मेटासेंट्रिक हाइट निकालते हैं, तो वो क्या आएगी, एक निगेटिव वैल्यू आएगी। अगर हम लोग उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था मेटा सेंटर को ऊपर मानकर, अगर हम लोग उस फॉर्मूले का यूज़ करके मेटासेंट्रिक हाइट फाइंड आउट करेंगे तो वो एक निगेटिव वैल्यू देगा। क्योंकि देखिए हमने क्या माना, हमने ये मान के काम किया, लेकिन अभी क्या सिचुएशन है वो ऐसी है, ठीक है, तो वो निगेटिव वैल्यू एक दे देगा। तो मतलब कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे मेटासेंट्रिक हाइट अगर निकालते हैं, GM की वैल्यू निकालते हैं, तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और मेटा सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होगा। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मेटा सेंटर नीचे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा। इसके अलावा जो सेंटर मतलब GM की जो वैल्यू है, मेटासेंट्रिक हाइट, अगर जो हमने फॉर्मूला सीखा है उससे हम लोग डिराइव करेंगे तो GM का वैल्यू क्या मिलेगा, हमें एक निगेटिव वैल्यू मिलेगी। अब दूसरा ये जो केस होता है इसे हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तीसरा जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो जब हमारा मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये दोनों सेम पॉइंट पे होते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें GM का वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। GM मतलब मेटा सेंटर, G और M सेम पॉइंट पे हैं तो मतलब डिस्टेंस हो गया ज़ीरो। तो ये हुआ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आपको जो अभी पूरा मैंने बताया उसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सबमर्ज बॉडी के केस में अगर B का वैल्यू, B मतलब सेंटर ऑफ वायंसी ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सेंटर ऑफ वायंसी नीचे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ वायंसी सेम पॉइंट पर है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम फ्लोटिंग बॉडी के केस में अगर M ऊपर है, G नीचे है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर
m नीचे है, g ऊपर है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर दोनों सेम पॉइंट पर हैं तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक, तो अब ये कंडीशन सिर्फ इतनी ही थी, रीजंस के साथ मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन देखना है जो कि इसी कंडीशन से है। आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं वो आप लोग जान लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सिचुएशन दे दी जाएगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इस सिचुएशन पे किस तरीके का इक्विलिब्रियम है। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि सबमर्ज बॉडी का केस है या फिर फ्लोटिंग बॉडी का केस है, वो आप लोगों को देखना आता है। ठीक, तो अगर सबमर्ज बॉडी का केस है तो हमें सिर्फ बी और जी की रिलेटिव पोजीशंस को देखना है। अगर बी आपका ऊपर आता है और जी आपका नीचे आता है तो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर आपका जी ऊपर आता है, बी नीचे आता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आपको बोलना है। फ्लोटिंग बॉडी के केस में आपको मेटासेंट्रिक हाइट निकालनी होगी। मेटासेंट्रिक हाइट अगर पॉजिटिव आती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर निगेटिव आती है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर ज़ीरो आ जाती है तो मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो अब ये करंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये करंट क्वेश्चन कौन सा है? A solid cylinder of diameter 4 meter has a height of 4 meter. Find the metacentric height of the cylinder if the specific gravity of the material of cylinder is 0.6 and it is floating in water with its axis vertical. State whether the equilibrium is stable or unstable. आपसे ये पूछा गया है कि जो भी कंडीशन दी गई है उसमें जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, और आपको ये भी बताया गया है कि जो कंडीशन है वो क्या है, वो फ्लोटिंग केस का है। तो फ्लोटिंग केस है तो स्टेबल का केस क्या होता है कि जीएम जो है वो आता है पॉजिटिव, अनस्टेबल का केस क्या होता है कि जीएम आता है निगेटिव। तो सीधी बात है कि हमें जीएम निकाल लेना है, अगर मेटासेंट्रिक हाइट निकाल लेना है। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो मतलब स्टेबल है, अगर निगेटिव वैल्यू आ जाती है तो अनस्टेबल है। जीएम का फॉर्मूला क्या था? I/V माइनस का BG मतलब B और G के बीच का डिस्टेंस। B क्या है? सेंटर ऑफ वायंसी है, और G क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर बेस से हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ वायंसी इन दोनों की डिस्टेंस पता होनी है, और फिर बाद में उनको आपस में माइनस करेंगे तो BG का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा हमें। ठीक, तो BG का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके अलावा ये जो I है वो I क्या है? मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, प्लान ऑफ द बॉडी है, जहाँ पर वाटर कट करे वहाँ पर। तो देखिए, ये जो केस आपको दिया गया है वो क्या है? वो एक सॉलिड सिलेंडर है। सिलेंडर है तो मतलब सिलेंडर होता है ऐसा कुछ होता है। ठीक, वाटर ऐसे कट करेगा तो मतलब सिलेंडर मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सेम क्रॉस सेक्शन रहेगा, और उसका आई जब आप लोग लेंगे तो दोनों जगह पे क्या होगा, दोनों ही डायरेक्शन पे क्या होगा, बराबर मिलेगा। तो आप दोनों साइड से निकालेंगे तो भी आपको सेम आई का वैल्यू मिलेगा, और वो मिलेगा कितना? π/64 डाया की पावर 4। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। तो ये आई का वैल्यू भी, चूंकि डाया गिवन है तो आई का वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम, तो मतलब डाया तो गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम पता कर लेंगे, बट सबमर्ज्ड बॉडी कितना है ये आपको निकालना होगा। तो चीज़ें क्या क्या गिवन है, हमने क्या क्या निकालना था ये हमने देख लिया कि हमें मेटासेंट्रिक हाइट पता होनी चाहिए थी। मेटासेंट्रिक हाइट अगर पॉजिटिव आती है तो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, निगेटिव आ जाएगी तो मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब हमें जीएम का वैल्यू पता करना है। जीएम का वैल्यू पता करने के लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, जो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, चूँकि ये सर्किल है इसलिए π/64 की मल्टीप्लाइड बाई डाया की पावर 4। तो डाया गिवन है, मतलब आई का वैल्यू तो हम अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं।
सबमर्ज्ड बॉडी का वॉल्यूम, सबमर्ज्ड बॉडी का वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें डाया पता है, लेकिन हाइट, सबमर्ज्ड हाइट क्या है वो हमें निकालना होगा। तो मतलब सबमर्ज्ड बॉडी, कितना सबमर्ज्ड बॉडी है उसका हाइट कितना है वो हमें निकालना होगा। एक डेटा हमें ये चाहिए। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, बीजी का वैल्यू चाहिए। बीजी मतलब सेंटर ऑफ वायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें, तीन चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होगी। अब देखते हैं डेटा क्या क्या गिवन है। डेटा जो हमारे पास गिवन है वो ये जो सिलेंडर है उसका डाया गिवन है जो कि है 4 मीटर, हाइट गिवन है, टोटल हाइट गिवन है जो कि है 4 मीटर, और जो मटेरियल यूज़ है उसका स्पेसिफिक, जो सिलेंडर का जो मटेरियल है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 0.6 है, ये गिवन है। जब स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है बॉडी का तो हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 1000 से, और वेट डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 से। ठीक है, तो अब देखिए चूंकि हमें सबमर्ज हाइट पता करना है तो इसके लिए सिंपली हमें एक चीज़ यूज़ करना है। फ्लोटिंग का केस है तो मतलब वेट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सिलेंडर। जो सिलेंडर डाला गया, जो फ्लोट कर रहा है, उस सिलेंडर ने अपने वेट के बराबर वेट ऑफ वाटर हटा दिया है। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम सबमर्ज है उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर का वेट जो है वो वेट ऑफ द बॉडी के बराबर है। ये फिनोमिना हमें यूज़ करना है। तो देखिए वेट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वेट हमें पता करना, ये एक फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा होगा, वेट डेंसिटी इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। मतलब अगर हमें वेट ऑफ द सिलेंडर पता करना है तो वेट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया का, क्रॉस सेक्शनल एरिया डी जो है वो डाया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, टोटल हाइट मान लीजिए h, टोटल हाइट ले रहे हैं तो वॉल्यूम हो गया, और ये वेट डेंसिटी क्या है रो इंटू जी, तो रो इंटू जी, जी का वैल्यू है 9.81 और रो का वैल्यू कैसे निकलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक, तो मतलब वेट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू π/4 इंटू डाया का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टोटल हाइट मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई जी। यही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए। ठीक है, डाया जो है वो है 4 मीटर, टोटल हाइट भी है 4 मीटर, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। सेकेंड चीज़, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई सिलेंडर। सिलेंडर ने कितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया, तो अब इसके लिए आपको थोड़ा सा इसका ये देखिए, ये प्लेट देखिए, वेट ऑफ वाटर, तो इतना वॉल्यूम डूबा है, तो ये इस वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम डूबा है इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ, इस ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है इसका जो वेट है वो वेट ऑफ सिलेंडर के बराबर है। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे कैसे, π/4 सिलेंडर है, π/4 डी स्क्वायर इंटू ये जो सबमर्ज्ड हाइट है मतलब स्मॉल h। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया जो कि डिस्प्लेस हुआ है। वॉल्यूम ऑफ वाटर में पता चल गया है, अब हमें इसे वेट में कन्वर्ट करना है, मतलब वेट डेंसिटी का मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81। ठीक है, तो डी का वैल्यू क्या है, डाया ऑफ द सिलेंडर गिवन है, स्मॉल h अननोन है। ठीक, तो देखिए जो हमने बोला वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तब देखिए ये पूरा वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा और इसमें सिर्फ एक अननोन बचता है, वो क्या है, वो है h। सिर्फ एक अननोन है और वो क्या है, वो है ये h। तो h का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और जानने वाली है जो कुछ आपको थोड़ा सा कम कर देगा, आपका क्वेश्चन को कम कर देगा। देखिए ये क्या है, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या है, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैंसिल होगा। ये देखिए ये है वेट डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 9.81। तो जितना बचा वो क्या बचा, 4 इंटू 0.6 इक्वल टू स्मॉल h। अब जरा वैल्यूज़ देखिए कि ये सब क्या है, ये दोनों चीज़ें हैं क्या। ये जो 4 आया ये क्या था, ये था टोटल हाइट।
मल्टीप्लाइड बाई ये 0.6 क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, और ये जो h था ये क्या था, सबमर्ज हाइट थी। तो मतलब कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास कि जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर से नीचे तक सेम है, ऐसा कोई भी सेक्शन आता है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो या वो स्क्वायर हो या फिर वो सिलेंडर हो, ऐसा कुछ भी है, तो उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर से नीचे तक क्या होता जाएगा, वो सेम होता रहता है। तो ऐसे केसेस में आप इसको डायरेक्टली, और जो लिक्विड यूज़ है वो वाटर होना चाहिए। अगर इतनी कंडीशंस जो हैं वो, अगर इतनी कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती हैं तो हम लोग ये जो फॉर्मूला यूज़ है इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि सबमर्ज हाइट इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल, ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है। कब? जबकि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ऊपर से नीचे तक सेम हो, और दूसरी चीज़ लिक्विड जो यूज़ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। तो फिर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, सबमर्ज हाइट इक्वल टू टोटल हाइट मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल। अब हमने हाइट ऑफ सबमर्ज हाइट निकाल लिया, तो अब सपोज़ ये सिलेंडर है और ये इसका बेस है, तो इतना ये जो है ये हाइट हमें पता चल गई है। अब जब ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है तो इसका जो CG होगा वो कहाँ होगा, इसकी हाइट पे डिवाइड बाई 2 पर होगा। तो सपोज़ इतनी डिस्टेंस पर, तो ये पूरी डिस्टेंस है 2.4, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 1.2। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पर ये किया गया है, ये देखिए यही चीज़ यहाँ पर ये किया गया 1.2, ठीक है। तो मतलब कि ये जो सिलेंडर था और ये पूरा ये एक फ्लोटिंग केस था, तो बेस से जो सेंटर ऑफ, ये सपोज़ ये अगर पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो AB का जो वैल्यू है 1.2 ये निकल आया है। अब हमें जब की टोटल हाइट पता है वो क्या है 4 मीटर, तो हमें इसका CG भी पता चल सकता है। टोटल हाइट है 4 मीटर, तो इसका CG कहाँ होगा, ऊपर या नीचे डिवाइड बाई 2, मतलब कि 2 पॉइंट पे। तो मतलब कि G जो है ऐसे ऊपर होगा और यहाँ पर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है कितना है, 2 है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 1.2 है। तो G से B के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1.2, मतलब कि 0.8। तो ये देखिए BG इक्वल टू क्या है, 0.8। अब देखिए मेटासेंट्रिक हाइट निकालना है, तो मेटासेंट्रिक हाइट के लिए ये फॉर्मूला, और BG ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब I का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। I का वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, π/64 मल्टीप्लाइड बाई d⁴ इक्वल टू वैल्यू आ गई दिस वैल्यू। अभी ये कट जाएगा इसलिए इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सबमर्ज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो देखिए सबमर्ज वॉल्यूम, सपोज ये कंडीशन ऐसे है और ये वाटर ऐसे, तो इतना वॉल्यूम निकालना है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई दिस हाइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई दिस हाइट, सबमर्ज्ड हाइट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड सिलेंडर, ये हमने निकाला। अब I बाई वी कैलकुलेट किया, वैल्यू आई इतनी, मतलब GM इक्वल टू I/V माइनस का BG। और देखिए आंसर जो हमें मिला है वो कैसा मिला है, ये देखिए सॉल्व करने पर जो आंसर हमें मिला वो कैसा मिला, निगेटिव मिला। तो निगेटिव वैल्यू जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो मेटा सेंटर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन में कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो इतना केस आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, GM की वैल्यू निकालनी होती है। अगर सबमर्ज का केस है तो सबमर्ज के मतलब फ्लोटिंग का केस है तो GM का वैल्यू निकालना होता है। अगर पॉजिटिव आया तो स्टेबल, अगर निगेटिव आया तो अनस्टेबल, अगर ज़ीरो आया तो न्यूट्रल। और इसके अलावा अगर सबमर्ज का केस है तो हमें B और G की रिलेटिव पोजीशंस देखनी होती हैं। अगर B ऊपर है तो स्टेबल, अगर B नीचे है तो अनस्टेबल, अगर B और G सेम पोजीशन पर हैं तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
इतना पढ़ लेने के बाद आपका यूनिट 1 जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर पे आप लोग यूनिट 2 के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें आप काइनेमेटिक्स सीखेंगे। अभी तक आप लोग स्टैटिक्स सीख रहे थे, मतलब कि जो वाटर था और जो बॉडी था वो सब कुछ क्या था, स्टेबल कंडीशन में था, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन काइनेमेटिक्स में अब आप क्या सीखेंगे कि जो वाटर है वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, लेकिन अभी भी आप लगने वाले फोर्सेस का कोई एनालिसिस नहीं करेंगे। मतलब कि वेलोसिटी है ये आप जानेंगे, लेकिन फोर्सेस किस फोर्स की वजह से वेलोसिटी है ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप अगले लेक्चर में सीखेंगे। अभी के लिए इतना ठीक है। थैंक यू क्लास।